हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा प्रैक्टिस पेपर भाग 1 लेकर आई हूँ। ये प्रैक्टिस पेपर मेरे लेक्चर से संबंधित है। जो मैंने लेक्चर दिया था उसी से मैंने आपके सामने एक बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। और मुझे आशा है जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर देखा होगा वो इसको आज कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और इसमें ऐड किए हैं, उसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। और आज अभी तक जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। आपके एक लाइक और शेयर से, आपके कमेंट से हम लोग को एनर्जी मिलती है काम करने की और हम और अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं। आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का हिंदी भाषा प्रैक्टिस पेपर भाग 1। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है। तो भाषा शब्द आपका भास धातु से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा शब्द भास धातु से बना है जिसका अर्थ है विचारों को प्रकट करना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 2-3 परिभाषा भी मैं आप लोग के सामने लाई हूँ, इसको देखिए ध्यान से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टतया समझ सकता है। ये परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है। ये परिभाषा दी है आपकी कामता प्रसाद गुरु ने। नेक्स्ट, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है समष्टि रूप से इसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? बाबूराम सक्सेना ने, ठीक है। किसने दी है? बाबूराम सक्सेना। तो आप इसको याद करने का तरीका इस तरह भी जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक समष्टि एक शब्द आया है, इससे आप जोड़ दीजिए इसको रिलेट करके, समष्टि बाबूराम सक्सेना। तो इस तरह आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छठा प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो इसमें भी आप कोई एक शब्द लेकर इसको जोड़ लीजिए, आदान प्रदान को ऐसे श्याम सुंदर दास से ऐसे जोड़कर आप परिभाषा को याद कर सकते हैं। पूरी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप परिभाषा याद करने का तरीका होता है कि आप परिभाषाओं को 3 बार 4 बार पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद कोई एक शब्द आप देखिए जो और दूसरी परिभाषा में ना आया हो और जिसने दी है उसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। याद करने का मतलब है आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं हम? बोली, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा है। देखिए, भोजपुरी, मगही, कन्नौजी ये सब बोली हैं। तो भाषा क्या है इसमें? पंजाबी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पंजाबी। फिर देखिए, भाषा का स्वरूप कैसा होता है? भाषा का स्वरूप कैसा होता है कि जब हमें नहीं आती है, जब समझ में नहीं आती है तो वो कठिन होती है। बाद में जब हम कोई लिपि जान जाते हैं, बोलना समझना सीख जाते हैं तो सरल हो जाती है। तो भाषा का स्वरूप कैसा होता है? कठिन से सरल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही क्रम है। इसमें देखिए आपका है जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये ठीक। फिर है 11वां प्रश्न है, भाषा का विकास क्रम है। भाषा का विकास क्रम है ये सुनना, बोलना, पढ़ना और
लिखना। ये भाषा का विकास क्रम है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको दिया है। अगला, भाषा का विकास क्रम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आ गया आपका, तो सारे मनोवैज्ञानिकों ने तो दिया है आपका कौन सा, कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन मारे मॉन्टेसरी के अनुसार अगर आ जाएगा तो उसका होगा ये वाला ऑप्शन बी। उन्होंने भी सुनना, बोलना, लेकिन उन्होंने क्या किया है, लिखना पहले कर दिया है और पढ़ना बाद में कर दिया, बस पीछे 2 ये चेंज कर दिए। तो इसका आंसर है ये दूसरा। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा 13 क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों का टेलीफोन पर वार्ता करना उदाहरण है कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। ठीक है, सुनकर जब हम कोई विचारों को आदान प्रदान करते तो मौखिक होती है। यदि 2 व्यक्ति प्रत्यक्ष बैठकर विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये भी मौखिक ही होगी। ठीक है, ये भी क्या है, मौखिक भाषा। अगला, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक के समाचार पत्र कौन सी भाषा के उदाहरण हैं? तो ये कौन सी भाषा होगी? ये होगी आपकी लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है? इनमें से सबसे कठिन भाषा कौन सी है? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? सबसे कठिन कौन सी होती है? सांकेतिक, क्योंकि ये संकेत क्या होते हैं, स्पष्ट नहीं होते, इसलिए सबसे कठिन भाषा है आपकी सांकेतिक। अगला प्रश्न है, सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा होती है आपकी मौखिक। देख, सबसे पहले हम सुनकर बोलकर ही सीखते हैं। अगला, निम्न में से कठिन और सरल दोनों हैं, कठिन सरल दोनों कौन सी है? लिखित भाषा, क्योंकि जब तक हम इनकी लिपि को नहीं जान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो कठिन है, जब जान जाते तो सरल हो गई। तो ये कठिन और सरल दोनों हैं। सड़क पर लगे माइलस्टोन पर बने चिन्ह कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्योंकि वो चिन्ह सार्थक नहीं होते, ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया है। निम्न में से मूल भाषा है, मूल भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, फिर देखिए, गाड़ी का हॉर्न कौन सी भाषा है? वो भी क्या है आपकी? सांकेतिक, क्योंकि हॉर्न की जो आवाज़ है वो सार्थक ध्वनि नहीं है। ठीक है, भाषा में ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं? उपयुक्त दोनों या नहीं? क्योंकि संकेत जो है अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, निम्न में से यादृच्छिक शब्द है। यादृच्छिक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई आधार नहीं होता, वो हमारे जो पूर्वज उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम भी प्रयोग करते चले आ रहे हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है अपने लेक्चर में। इसका आंसर है बिल्ली। ठीक है, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? बहते नीर की तरह, रुकी हुई नहीं होती है। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? मानक भाषा कहेंगे, परिनिश्चित भाषा, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं? क्या होगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्योंकि मानक भाषा का ही दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में आप लोग को समझाई हैं। तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर देखा होगा उनको वो तो आराम से इसे कर ले रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि रटे नहीं, रटने पे जोर मत डालिए, आप लेक्चर को देखिए, उसको समझिए, तो ये आप सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 26। जो भाषा राजकीय कार्यों में प्रयोग नहीं की जाती है कहलाती है? ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोग ज़रूर ध्यान से देखा करिए। तो जो भाषा राजकीय कार्य में प्रयोग नहीं की जाती है कहलाती है मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, मातृभाषा या राजभाषा? तो इसका आंसर होगा मातृभाषा। बाकी इन सब में राजकीय कार्य होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में जब भी नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। आप झटके में लगाएंगे कि हम मानक भाषा में तो होती है, उसे लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब परीक्षा से बाहर आएंगे तो देखेंगे अरे ये तो परिनिष्ठित भी है, राजभाषा भी थी,
तो आप एग्ज़ाम में धैर्य बनाकर शांति से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और नहीं वाले क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो भाषा राज्य के कार्यों में प्रयोग नहीं की जाती है कहलाती है मातृभाषा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? मातृभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस भाषा में समस्त राष्ट्र की संस्कृति प्रतिबिंबित हो वह समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। ठीक है, फिर से सुनिए कि जिस राष्ट्र में समस्त राष्ट्र की संस्कृति प्रतिबिंबित हो और राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वो कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा। उसे हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अगला, बोली का क्षेत्र भाषा से कैसे होता है? विस्तृत, सीमित या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा? बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, प्रादेशिक भाषा है कि उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं? क्या होगा इसमें आंसर? आंसर होगा आपका राजभाषा। ठीक है, राजभाषा इसका सही आंसर है। राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि हिंदी को भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है उस भाषा को कहते हैं। तो जो बच्चा अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है उस भाषा को क्या कहते हैं हम? मातृभाषा। ठीक है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा वो ज़रूर कमेंट करेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से और आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है और अच्छे से काम करने की। तो आपको ये पूरा आप लोग कर पाए होंगे, जिन्होंने मेरा लेक्चर सुना होगा वो ज़रूर करे होंगे। ओके, थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। तो ओके, गुड बाय।